हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज मैं आपको 2023 की एक न्यू कन्नड़ मूवी टोबी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मूवी की शुरुआत कर्नाटक के एक गांव दामसकट्टे से होती है, जहां पर हम एक आदमी आनंद को देखते हैं। वो और गांव के कुछ लोग उनकी देवी का एक रिचुअल कर रहे होते हैं और अब वो देवी एक आदमी के शरीर में आती है और कहती है कि जिस बकरी को वो बलि देने वाले हैं वो भाग गई है। अब आनंद उसके आदमी को चेक करने के लिए भेजता है और पता चलता है कि बकरी यही है, और फिर भी देवी कहती है कि वो बकरी भाग गई है और अगर वो वापस आई तो वो देवी नहीं रहेगी, वो मारी बन जाएगी। मारी मौत की देवी है। अब ये सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम उस गांव का पुलिस स्टेशन देखते हैं, जहां नया सब इंस्पेक्टर आया होता है जिसका नाम संपत होता है और सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। अब कुशलप्पा नाम का हवलदार उससे मिलता है और वो अंदर जाते हैं और यहाँ के कुछ क्राइम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं वो, और इंस्पेक्टर बताता है कि उसे इंस्पेक्टर होकर भी गन के साउंड और उसके चलने में डर लगता है। कुशलप्पा को ये बात नॉर्मल लगती है। अब वो बात ही कर रहे होते हैं तभी स्टेशन के बाहर एक लड़की आती है जिसने नाक में अजीब रिंग पहनी हुई थी और वो बहुत ही गुस्से में थी और वो पत्थर भी फेंकती है। अब पता चलता है कि उसका नाम जेनी है और उसके पापा 4 दिनों से गायब हैं और उसने कंप्लेंट भी लिखवाई थी पर कुछ नहीं हुआ। अब नया इंस्पेक्टर उसे कहता है कि वो उन्हें ढूंढ देगा और अब जेनी गुस्से में वहां से चली जाती है। अंदर आकर इंस्पेक्टर संपत कुशलप्पा से इस केस के बारे में सब इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कुशलप्पा जेनी और उसके पापा को पागल बताता है और कहता है कि संपत को इस केस से दूर रहना चाहिए। संपत इस केस को लेना चाहता था और अब वो जेनी के पापा का नाम पूछता है। कुशलप्पा थोड़ा घबराता है और बताता है कि जेनी के पापा का नाम टोबी है और अब वो बताता है कि टोबी के ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं और उसकी फाइल से पूरी डेस्क भर गई है, जो कि चौंकाने वाली बात थी। अब संपत और कुशलप्पा एक चर्च में फादर से मिलने आते हैं जिन्हें टोबी के बारे में पता होता है और अब फादर वहां आते हैं और उन्हें ऑलरेडी पता चल जाता है कि पुलिस टोबी के बारे में ही पूछने आई है। अब वो कहते हैं कि वो एज अ फादर लोगों को अच्छा काम करने के लिए कहते हैं ताकि गॉड उनके साथ भी अच्छा करे। यही सोचकर उन्होंने टोबी को पाला, लेकिन अच्छे के बजाय वो बहुत बुरा बन गया। अब हम पास्ट में देखते हैं कि फादर चर्च स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों को क्रिसमस पर गिफ्ट दे रहे होते हैं, लेकिन एक गिफ्ट बच जाता है। तब उन्हें वहाँ का वार्डन बताता है कि एक बच्चे को उन्होंने रूम में बंद कर रखा है क्योंकि वो बहुत ही गुस्सैल है और सभी से झगड़ा करता है। अब फादर गिफ्ट देने के लिए उस लड़के के रूम में जाते हैं और वो बच्चा टोबी ही होता है। अब फादर उसे गले लगा लेते हैं और गिफ्ट देते हैं जिसमें खाने का सामान होता है और अब वो वार्डन से उस बच्चे के बारे में पूछते हैं। तब वो बताता है कि लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में ही इसे यहाँ भेज दिया गया है और ये बोल नहीं सकता क्योंकि लड़ाई झगड़े में इसके गले में लग गई है। इस लड़के का कोई नाम नहीं होता। तब ये फादर कहते हैं कि वो इसे नाम देंगे और अब वो उस लड़के के पास जाते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं और कहते हैं कि आज से इसका नाम टोबिया होगा और उसे टोबी लोग कहेंगे। अब टोबी ये नाम उसके हाथ में लिखवा लेता है और दूसरे हाथ में वो फादर का नाम भी लिखवा लेता है। उसका नाम फादर इग्लेशियस होता है। अब फादर संपत को टोबी नाम की मीनिंग बताते हैं, जो कि भगवान अच्छे हैं होता है, पर वो ये भी कहते हैं कि टोबी नाम रखने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। और अब हम देखते हैं कि टोबी फिर भी नहीं समझता और चर्च के बच्चों से लड़ता रहता है और उसे सजा पर सजा मिलती रहती है और झगड़ों की वजह से वो जेल तक पहुंच गया था, जहां वो रोज ही अपने हाथों पर अपना और फादर का नाम लिखवाता था। टोबी बहुत बड़ा हो गया था। अब टोबी के जेल से बाहर आने का दिन आ जाता है और फादर कहते हैं कि ये दिन उनके लिए बहुत अच्छा था। अब हम देखते हैं कि कुछ गुंडे फादर के पास आए हैं और वो चर्च स्कूल की जमीन को उनकी बताते हैं और फादर से साइन लेने आए थे वो लोग। फादर साइन करने से मना कर देते हैं और वो गुंडे उन्हें मारने वाले होते हैं। प्रेजेंट में फादर संपत को कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए, इसलिए वो सोच रहे थे कि भगवान उन्हें बचाने आएंगे, लेकिन जो आया वो भगवान नहीं था, वो था एक शैतान। और हम टोबी को देखते हैं जो जेल से छूटकर वहां आ गया था। वहां बारिश होने लगी थी और टोबी फादर के पास आता है और वो गुंडे उसे मारने आते हैं, लेकिन टोबी लड़ने में बहुत अच्छा होता है और वो सभी गुंडों को अकेले मार देता है और फादर को बचा लेता है। और अब से वो चर्च स्कूल में ही रहने लग गया था। अब एक आदमी वहाँ कार पार्क कर रहा होता है जिस पर टोबी लकड़ी से मारता है और ये देख वो आदमी उसे डांटता है और टोबी उसे थप्पड़ मार देता है। यहाँ सीन काफी फनी हो जाता है। अब एक और आदमी टोबी को चर्च में बीड़ी पीने से रोकता है तो वो उसे भी थप्पड़ मारता है। अब वो दोनों फादर को इस बारे में बताते हैं और फादर उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन टोबी को कुछ नहीं कहते। टोबी दारू पीने लग जाता है और उसका बिल भी फादर को देना पड़ता है और अब वो उसे तंग आ जाते हैं और उसे चर्च से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ कभी मत आना। लेकिन टोबी वहाँ फिर से वापस आ जाता है और वो हाथ में मछलियाँ लाता है, जिसे देख फादर और सभी लोग हंसने लग जाते हैं। टोबी फादर से बहुत अच्छे से रहते थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ संपत और कुशलप्पा एक मछली पकड़ने वाले आदमी दामोदर के पास आते हैं। वो टोबी का दोस्त था। अब वो बताता है कि एक दिन वो फिशिंग कर रहा था
और टोबी भी उससे थोड़ी दूर फिशिंग कर रहा था। तब दामोदर ने उससे बीड़ी मांगी थी और तभी से उन दोनों की पहचान हुई और वो दोस्त बन गए थे। दामोदर बताता है कि उसके बीवी बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे और वो अकेला था, इसीलिए वो टोबी के साथ रहकर पैसे कमाता और उन्होंने हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम भी किया है, जिससे दोनों को अच्छे खासे पैसे मिलते थे और वो दोनों गुजारा करते थे। अब एक दिन वो दोनों रात में फिशिंग कर रहे होते हैं। तब दामोदर उसे बताता है कि एक दिन वो अमावस की रात को अकेले फिशिंग करने आ गया, तब उसे मारी दिखी थी। उसने बड़ी नोज रिंग पहनी हुई थी और वो बहुत डर गया था। अब तभी दामोदर को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ को फॉलो करता हुआ आगे जाता है और वो एक बच्ची को देखता है। अब पास रह रहे सभी लोगों को वो बुलाता है। टोबी नाले में से कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे वो नोज रिंग मिलती है। अब सभी लोग उस बच्चे को आकर देखते हैं, लेकिन कोई उसे उठाने को तैयार नहीं था क्योंकि वो एक लड़की होती है। तभी वहाँ टोबी आ जाता है और उस लड़की को उठा ले जाता है। अब संपत समझता है कि ये जेनी थी और असल में वो टोबी की बेटी नहीं थी। अब टोबी उसे पालने लग जाता है और फादर उस लड़की को जेनी नाम देते हैं। अब वो बड़ी हो जाती है और अब टोबी और दामोदर उसका एडमिशन करवाने आते हैं, जहाँ टीचर उनका नाम पूछता है, जिसमें पते की जगह दामोदर पोस्टमार्टम हाउस बताता है क्योंकि वो वहीं रहते थे। और ये सुनकर टीचर चौंक जाता है और सीन थोड़ा फनी होता है। अब जेनी पढ़ना लिखना शुरू करती है और वो टोबी को उसका नाम लिखकर बताती है। इस खुशी में दामोदर और वो दारू पीने जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। तभी टोबी दामोदर को वो रिंग दिखाता है जो उसे नाले में से मिली थी, लेकिन दामोदर कहता है कि ये उनके कुछ काम नहीं आएगी। अब टोबी को एक आइडिया आता है और वो ये था कि वो उसके नुस्खे से दारू बनाएंगे। और अब वो आग पर एक केतली को गर्म करते हैं, लेकिन वो ब्लास्ट हो जाती है और पुलिस उन तीनों को पकड़कर ले जाती है और सीन थोड़ा फनी हो जाता है। अब पुलिस को वो सब बताते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम सावित्री था। उसे पुलिस पकड़कर लाई थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ भी देती है और वो टोबी को पसंद आती है। अब पुलिस उन्हें भी घर छोड़ देती है। घर आकर टोबी सावित्री के बारे में सोच सोचकर मुस्कुराता है और जेनी को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है। और अब वो पूछती है कि क्या उसे सावित्री पसंद है, तब वो हाँ कहता है। अब प्रेजेंट में संपत और कुशलप्पा सावित्री के पास आते हैं और उससे टोबी के बारे में पूछते हैं। और पास्ट सीन में टोबी और जेनी सावित्री के घर पहुंच जाते हैं, जहां जेनी टोबी के लिए एक कागज में आई लव यू लिखती है और अब वो टोबी को ये सावित्री को देने के लिए कहती है, लेकिन वो शर्माता है और नहीं जाता। तब जेनी को ही सावित्री के पास जाना पड़ता है और वो कागज को उसे दे देती है और कहती है कि टोबी उसे पसंद करता है। तब सावित्री कहती है कि उसे उससे मिलना है और अब वो टोबी से मिलती है। सावित्री जेनी को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं जाती क्योंकि टोबी बोल नहीं सकता और उसकी बातें सावित्री को समझ नहीं आएंगी। अब जेनी सावित्री से टोबी से शादी करने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। तब सावित्री मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी बॉडी बेचकर उसका गुजारा करती है। अब जेनी उसकी बात नहीं समझ पाती और कहती है कि तुम कुछ भी बेचो, इससे हमें क्या। और सीन यहाँ काफी फनी हो जाता है। तब सावित्री कहती है कि वो टोबी से शादी नहीं कर सकती, लेकिन दोस्त बन सकती है और अब वो उससे हाथ मिलाती है और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सीन काफी लाइट हो जाता है। अब टोबी सावित्री को एक आदमी के साथ देख लेता है जो उसे अच्छा नहीं लगता और वो उससे नाराज हो जाता है। जेनी ये बात सावित्री को बताती है। तब वो कहती है कि उसने पहले ही ये बात बता दी थी। अब सावित्री भी टोबी से नाराज हो जाती है। तब जेनी वापस से दोनों के बीच सुलह करा देती है और वो वापस से साथ हो जाते हैं। अब जेनी और बड़ी हो जाती है और स्कूल में होती है। तब एक टीचर उसे छुट्टी के बाद रुकने के लिए कहते हैं और गेट को बंद करके जेनी की ड्रेस खोलने लग जाते हैं और जेनी को काफी गुस्सा आता है और वो टीचर को चप्पल से मारने लग जाती है। और ये बात वो सावित्री से बताती है और कहती है कि अब वो स्कूल नहीं जाएगी और अब जेनी छोटी मोटी चीजें इकट्ठा करके कमाने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में टोबी सावित्री के घर आती है, जहां वो उसके मुंह पर पानी मार देती है। अब वो उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन सावित्री कहती है कि वो उसकी बेटी जेनी को कमाने के लिए भेज रहा है और उसके पास घर भी नहीं है। अब जब वो घर बना लेगा तभी सावित्री उससे शादी करेगी। ये सुनकर टोबी घर बनाने के बारे में सोचता है और लोन लेने के लिए बैंक पहुंचता है, लेकिन उसे कोई भी लोन नहीं देता। अब प्रेजेंट सीन में सावित्री संपत को बताती है कि वो चाहती थी कि टोबी और उसकी बेटी घर बनाकर अच्छे से रहें, लेकिन टोबी को गलत रास्ते पर ला दिया गया। और अब वो गांव के एक गुंडे संतोष के बारे में बताती है। संतोष जिस आदमी का मिसिंग पोस्टर गांव में लगवा देता है, वो 4 दिन के अंदर गायब हो जाता था और संतोष उसे मरवा देता था। अब वो एक मटन बेचने वाले के पास आता है जो कि आनंद होता है। संतोष आनंद को मटन शॉप बंद करने के लिए कहता है क्योंकि गाँव में सिर्फ वो अकेले ही बेचेगा। अब आनंद उसकी बात नहीं मानता और बकरियां मंगवा लेता है, जिसे संतोष देख लेता है और वो आनंद का भी मिसिंग पोस्टर गांव में लगवा देता है और उसे भी मरवाने वाला होता है। अब हम आनंद को देखते हैं, वो उसके साथियों से बात कर रहा होता है और वो सब गांव छोड़कर भागने वाले होते हैं क्योंकि संतोष उसे मारने वाला होता है। अब एक आदमी कहता है कि वो संतोष को ही मार दे तो वो बच सकते हैं। तब आनंद कहता है कि ये काम कौन करेगा।
और अब वो सब टोबी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो संतोष को मार देगा तो वो उसके लिए घर बनवा देंगे, और टोबी मान जाता है। अब वो दामोदर की मदद से संतोष की सारी भेड़ बकरियां ट्रक में लोड करके आनंद की शॉप पर ले आते हैं। आनंद को ये समझ नहीं आता और वो घबरा जाता है कि ये किसने किया। अब संतोष को ये पता चलते ही वो आनंद के पास आता है। आनंद उससे कहता है कि उसने नहीं किया, अचानक से भेड़ बकरी कहाँ से आ गई उसे नहीं पता। तब संतोष कहता है कि किसने किया। तब भीड़ों के बीच में से टोबी हाथ खड़ा करता है और सीन काफी अमेजिंग होता है। और अब संतोष के गुंडे टोबी को मारने आते हैं और टोबी उन्हें काफी स्टाइल से मारता है, जैसे वो उसके डेली का काम कर रहा हो। और एक आदमी को वो कपड़े से बांध देता है, जैसे उसने सावित्री को मंगलसूत्र बांधा था। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। अब लास्ट में वो एक चाकू से संतोष को जान से मार देता है और अब पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही होती है। उसने उसका काम पूरा कर दिया था और वो जेनी को इशारों से कहता है कि उसने घर बना दिया है और अब वो अच्छे से रहेंगे। जेनी रोने लग जाती है और पुलिस टोबू को ले जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ संपत और कुशलप्पा जेनी के घर आते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। और अब पास में रहने वाली लेडी उन्हें बताती है कि वो यहाँ नहीं है। अब संपत लेडी से पूछता है कि आनंद ने ये घर क्यों बनवाया। तब वो लेडी बताती है और हम देखते हैं कि संतोष के बाद आनंद गांव का गुंडा बन गया और वो सोने चांदी की तस्करी करवाने लग गया। लेकिन एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने उसके काम पर छापा मार दिया था, जिससे वो परेशान हो गया। अब हम देखते हैं कि टोबी जेल से छूट गया है और जेनी और दामोदर उसे लेने आए हैं। अब वो सावित्री के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। ये पता चलते ही टोबी बहुत उदास हो जाता है और अब वो जेनी के साथ ही छोटी मोटी चीजें बेचने में लग गया था। अब उसके पास आनंद आता है और उससे बात करता है और कहता है कि अगर टोबी को कुछ चाहिए तो वो उसके पास आ सकता है। तब जेनी कहती है कि वो आनंद से अब दूर ही रहेगा। अब जेनी और टोबी घर आकर देखते हैं कि उनके घर पर ताला लगा दिया गया है और एक नोटिस लगा हुआ है और उन्हें पता चलता है कि उनका घर सरकार की जमीन पर है और उन्हें अब वो नहीं मिलेगा। ये देख टोबी आनंद के पास जाता है और वो घर के मैटर को सॉल्व कर देता है। और आनंद टोबी को एक लकड़ी का चूरा करने वाली मशीन भी देता है, लेकिन वो लकड़ी का चूरा करने के लिए नहीं लाए थे, बल्कि इंसानों को मारने के लिए लाए थे। अब आनंद टोबी से उस गवर्नमेंट सर्वेंट को मरवा देता है जिसने उसकी तस्करी का सामान पकड़ा था और अब टोबी उसके टुकड़े करके फेंक देता है और इसके लिए आनंद उसे पैसे भी देता है। अब आनंद के खिलाफ जो भी आता है टोबी उसे मार देता और टुकड़े करके कचरे में फेंक देते। यहाँ सीन काफी इंटेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जेनी को देखते हैं। उसे उसका दोस्त प्रशांत बताता है कि टोबी आनंद के साथ मिलकर कितनी गलत काम कर रहा है और अब ये पता लगने के बाद ही जेनी टोबी को एक दिन घर के अंदर नहीं आने देती और सुबह वो आनंद के घर पहुंच जाती है। वो अपने साथियों से कह रहा था कि उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अब जेनी उस पर बहुत गुस्सा होती है। जेनी कहती है कि आनंद ने उतने पैसे भी नहीं दिए हैं जितना वो टोबी से काम करवा रहा है। अब जेनी आनंद पर चिल्लर भी फेंकती है और टोबी से दूर रहने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। अब आनंद को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लर को एक रुमाल में उठा लेता है। अब जेनी और टोबी घर पर होते हैं, तभी पुलिस आ जाती है और टोबी को चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। तब दामोदर आनंद के पास आता है और टोबी को छुड़वाने के लिए कहता है और आनंद कहता है कि वो जेनी से बात करेगा। अब वो जेनी को उसके घर बुलाता है, लेकिन जानबूझकर उसे पूरे दिन गेट पर बिठाकर वो रखता है और रात को उसके घर जाकर उसका रेप करता है। आनंद एक दरिंदा बन चुका था। वो जितनी बार भी जेनी का रेप करता उतनी बार गुल्लक में उसी की दी हुई एक चिल्लर डालता और टोबी एक जुर्म से जेल से बाहर आता तो दूसरे से अंदर चला जाता। जेनी उसे बार बार निकलवाकर बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। टोबी जेल से बाहर आकर जेनी के गुल्लक में से पैसे निकालने लग जाता। तब जेनी उसे आकर रोकती है और वहीं बैठ जाती है। अब टोबी देखता है कि जेनी प्रेग्नेंट है और वो सभी लोगों को बुलाता है, जिसमें आनंद भी होता है। ये जानते हुए भी कि वो बच्चा उसी का है, वो पूछता है कि ये बच्चा किसका है। तब जेनी प्रशांत का नाम ले देती है। प्रशांत कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जेनी का दुख समझता था। अब टोबी प्रशांत को मारने दौड़ता है, लेकिन कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। टोबी रोने लग जाता है और अपना सारा सामान लेकर वो हॉस्पिटल में रहने लग जाता है। इधर जेनी और प्रशांत शादी कर लेते हैं और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने लग जाते हैं। वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और जेनी को एक बेटी होती है और टोबी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो चुपके से जेनी की बेटी को देखता है। जेनी की बेटी बड़ी होने लग गई थी और वो टोबी को दूर से हाय भी करता है, लेकिन टोबी कुछ नहीं कर सकता। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ वो लेडी जो प्रशांत की माँ होती है वो संपत और कुशलप्पा को बताती है कि जेनी ने उसकी बेटी का नाम नहीं रखा क्योंकि सब उसे पुत्ती कहकर बुलाते हैं। अब वो ये भी बताती है कि जेनी के टोबी की लाइफ से जाने के बाद उसने बुरे काम भी छोड़ दिए थे। अब नेक्स्ट सीन में हम आनंद को देखते हैं। वो शिप से वापस से सोने और चांदी की तस्करी कर रहा होता है, लेकिन फिर से वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट से छापा पड़ जाता है और वो आनंद से कहता है कि या तो 50% वो उसे दे दे या पूरा सरकार रख लेगी। अब आनंद 50% देने के लिए तैयार हो जाता है,
लेकिन उसे जानना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इन्फॉर्मेशन आखिर दे कौन रहा है कि कब वो लोग तस्करी कर रहे हैं। तब सर्वेंट नहीं बताता और उसका हिस्सा लेकर चला जाता है। अब दिन में आनंद उसी बारे में सोच रहा होता है और उसके आदमी को कहता है कि सभी काम करने वाले लोगों को बताओ कि 2 दिन बाद ज्यादा बड़ी तस्करी होने वाली है, और सभी को अलग अलग बोट का नाम बताने के लिए कहता है ताकि असली गद्दार का पता लगाया जा सके। और अब 2 दिन बाद रात में गवर्नमेंट सर्वेंट वापस से छापा मारता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता क्योंकि वो आनंद की चाल थी। और अब आनंद को पता चलता है कि इस बोट के बारे में प्रशांत, जो कि जेनी का पति है, उसे पता था और वो ही गद्दार है। अब आनंद उसे मारने का प्लान बनाता है और ये काम देने वो टोबी के पास पहुंच जाता है। वो उसे प्रशांत के खिलाफ भड़का देता है क्योंकि उसी की वजह से टोबी जेनी से अलग हुआ था। और अब टोबी को प्रशांत को मार देने के लिए कहता है और टोबी उसकी बातों में आकर अगले दिन उसे मारने निकल जाता है। प्रशांत को छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है और वो वहाँ अकेला होता है और टोबी वहाँ पहुँच जाता है और रुमाल से उसका गला घोंट देता है। सीन यहाँ काफी इंटेंस हो जाता है। प्रशांत बचने की कोशिश करता है और टोबी उस पर बहुत जोर लगाता है, लेकिन तभी जेनी वहाँ आ जाती है और ये देख आनंद के आदमी वहाँ से निकल जाते हैं और वो टोबी को रोक लेती है और प्रशांत को बचा लेती है। अब जेनी बहुत गुस्सा थी और बहुत चिल्लाती है और वो टोबी को सच बता देती है कि वो प्रेग्नेंट आनंद की वजह से हुई थी और उसने जेनी का रेप किया था। अब ये सब सच जानकर टोबी टूट जाता है और गुस्से में आनंद को मारने जाता है, लेकिन जेनी कहती है कि वो अकेले क्या ही कर लेगा। अब टोबी बहुत ज्यादा रोने लगता है और जेनी भी उसके साथ रोने लगती है। सीन यहाँ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब जेनी देखती है कि टोबी कहीं गायब हो गया है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। टोबी को गायब हुए 3 दिन हो गए थे और वो लेडी संपत को बताती है कि जेनी टोबी को ढूंढने गई है और उसने वो नोज रिंग भी पहन ली है और वो खुद को मारी समझने लगी है। अब वो कहती है कि टोबी को वापस आना होगा। दामोदर, सावित्री और फादर भी यही कहते हैं कि टोबी को आना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि टोबी और प्रशांत बस से उतरकर घर आ जाते हैं जहाँ वो जेनी को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं होती। अब आनंद भी उसके आदमियों को कह देता है कि टोबी और प्रशांत दिखे तो उन दोनों को मार देना। और वो घर पहुंचते हैं जहाँ वो प्रशांत पर चाकू से बहुत वार करते हैं और टोबी को भी चाकू से छल्ली कर देते हैं और भाग जाते हैं। अब प्रशांत की माँ दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाती है और संपत और कुशलप्पा भी वहां आ गए थे और पता चलता है कि प्रशांत की मौत हो गई है और टोबी की हालत गंभीर है। अब वो लेडी फादर को जेनी की बेटी को लाने के लिए कहते हैं। इधर कुशलप्पा संपत को घर जाने के लिए कहते हैं और वो बताता है कि आज मारी के आने का दिन है और उसके लिए गाँव में एक रिचुअल भी किया जा रहा है, उसे संपत को देखना चाहिए। और अब वो चला जाता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है कि टोबी को मर जाना चाहिए, उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। तब प्रशांत की माँ उनसे इसका कारण पूछती है। तब वो बताते हैं कि सुबह जेनी हॉस्पिटल में आई थी और चाकू लेकर आनंद को मारने गई थी। अब डॉक्टर भी उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि जेनी ने आनंद पर हमला किया होगा और आनंद ने उसे मार दिया है। उसके टुकड़े एक बोरी में भरे हैं और नोज रिंग बाहर पड़ी हुई है। अब ये सब बात टोबी सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो कचरे के ढेर पर पहुंच जाता है जहाँ वो लोगों को मारकर उनके टुकड़े फेंका करता था और अब उसे वहां से वो नोज रिंग मिल जाती है। टोबी बहुत रोता है क्योंकि उसकी बेटी अब नहीं रही। अब टोबी एक आदमी के पास पहुंचता है जहां वो नाक में छेद करवाता है। अब टोबी उसे उसकी नाक में छेद करने के लिए कहता है ताकि वो नोज रिंग पहन सके। और अब टोबी जेनी के चिल्लर को एक कपड़े में बांधकर लाल कपड़ा अपने ऊपर बांध लेता है और वो आदमी नोज रिंग छेद करके उसे पहना देता है। और अब टोबी मारी बन चुका है और वो आनंद को मारने जा रहा है। गाँव में ऐसी मान्यता है कि मारी घोड़े पर बैठ कर आएगा और बुरे लोगों का संहार करेगा। अब टोबी ऐसा ही करता है। घोड़े पर बैठकर मारी बनकर सभी के सामने आता है जहां आनंद के आदमियों से मारने आते हैं, लेकिन वो सभी को मार देता है। और अब आनंद उससे लड़ने आता है। टोबी और उसके बीच काफी इंटेंस लड़ाई होती है। संपत भी वहीं होता है और वो ये सब देख कुशलप्पा को गन लेकर बुला लेता है। अब टोबी वो जेनी को याद करते हुए आनंद को खूब चाटे मारता है और उसका बदला निकालता है। और एंड में वो रखी तलवार से आनंद का सर धड़ से अलग कर देता है और उसका बदला पूरा हो जाता है। आनंद को मारते ही संपत टोबी पर शूट कर देता है और गोली लगने की वजह से टोबी वहीं मर जाता है। दामोदर और फादर भी वहीं थे। जेनी की बेटी टोबी के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता और फादर उसे लेकर चले जाते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। टोबी मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही लेटेस्ट मूवीज की स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू एंड लेटेस्ट मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय